नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और इसीलिए हम भी आपके लिए लेकर आए हैं आपका पसंदीदा शो नया सवेरा। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव। शुक्रिया संध्या, गुड मॉर्निंग सभी को। तो हम आज बात करेंगे नए भारत की, प्रेस रिपोर्ट्स की और आत्मनिर्भर होते भारत की, आर्थिक विकास की दिखेगी झलक और खेल जगत में क्या हुआ है हिट, कैसे रहेगी आपकी सेहत फिट, ये भी हम आपको बताएंगे। तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर हमारी नजर होगी, तो अगले 1 घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं नया सवेरा की और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले में सरकारी नौकरी में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र करेंगे वितरित। देश भर में 47 स्थानों पर होगा आयोजन। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर कोलकाता पहुंचे। आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में होंगे शामिल। भीषण गर्मी से सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज भीषण लू का रेड अलर्ट किया जारी। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट। सीबीएसई ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई की। पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए मिलेगा 2 दिन का समय। और एशियाई जूनियर व्यक्तिगत स्क्वाश चैंपियनशिप में भारत का दमदार प्रदर्शन। सभी श्रेणियों के सेमीफाइनल में पहुंचकर 8 पदक किए पक्के। और आइए अब शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले के विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। बिल्कुल। और इस आयोजन की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयोजन को संबोधित भी करने वाले हैं। रोजगार सृजन को प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो प्रतिबद्धता है वो साफ तौर पर आज इस रोजगार मेले के माध्यम से नजर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आयोजन में युवाओं को संबोधित भी करेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये होने वाला है और हमने हमेशा से देखा है कि रोजगार मेले को लेकर जिस तरह से लगातार जो रोजगार के अवसर हैं वो लोगों के लिए खुलते हुए नजर आते हैं, ऐसे में युवाओं के लिए ये बहुत बड़ा अवसर। और साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये यहाँ से जो नियुक्ति पत्र है वो सौंपते हुए नजर आएंगे तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा कार्यक्रम बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि रोजगार मेले में जब लोगों को रोजगार मिलता हुआ नजर आता है तो उनके चेहरे पे एक अलग ही खुशी होती है, एक अलग ही उत्सुकता होती है और अपने जो सपने हैं उनको साकार करने का एक मौका होता है जो भविष्य में एक बेहतर भविष्य का उनके निर्माण करता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में 47 स्थान पूरे देश भर में ऐसे हैं जहाँ पर ये वितरित इसको किया जाएगा। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि वित्त उच्च शिक्षा विभाग के लिए भी जो युवा हैं वो चयनित होंगे और ऐसे में तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर युवाओं की जो भागीदारी है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। युवा जो सबसे ज़्यादा इस वक्त हम देख रहे हैं कि भारत में है पूरे विश्व भर में, तो ऐसे में रोजगार सृजन की ये जो प्रतिबद्धता है उसको साकार करने की जो पहल है वो साफ तौर पर नजर आएगी। और इसी के साथ 18 रोजगार जो मेलों का पहले सफल आयोजन हो चुका था और ऐसे में 19वां ये रोजगार मेला है जिससे साफ तौर पर जो युवा हैं उनकी भागीदारी है वो सुनिश्चित होती हुई नजर आएगी और लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हुए नजर आएंगे जो अपने आप में बड़ी बानगी पेश करते हैं। और हमेशा से हमने देखा है कि इस तरह की जो स्थितियां हैं वो साफ तौर पर इशारा करती हैं कि भारत और भारत के युवा अब आने वाले समय में कितना सशक्त होते हुए नजर आ रहा है। और गौरव, इसके साथ साथ अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे आयोजन के बारे में अपने एक अकाउंट पर जानकारी दी है और लिखा है कि देश भर के अपने युवा साथियों के उज्जवल भविष्य और सशक्ति
सशक्तिकरण के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। इसी दिशा में आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक और रोजगार मेले में शामिल होगा। इसमें युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों के नियुक्ति पत्र सौंपने का सौभाग्य मिलेगा। तो रोजगार की दृष्टि से बहुत बड़ी पहल। आइए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो अपने 4 दिवसीय भारत दौरे पर आज सुबह कोलकाता पहुंचे। कोलकाता के बाद रूबियो आज नई दिल्ली आएंगे, जहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और इनकी इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, रक्षा और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना है। ये रूबियो की पहली भारत यात्रा है। इस यात्रा के दौरान रूबियो आगरा और जयपुर भी जाने वाले हैं। रूबियो 26 मई को नई दिल्ली में क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में आयोजित हो रही है। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। ऐसे में मार्को रूबियो की ये जो भारत यात्रा है, ये कई मायनों में बेहद खास है, क्योंकि आज से भारत यात्रा पर अमेरिकी विदेश मंत्री रहेंगे, क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे, क्वाड साझेदारी और रक्षा सहयोग पर चर्चा में वो शामिल होंगे, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार रखेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी वो मुलाकात करेंगे। भारत अमेरिकी रणनीतिक साझेदारी के लिहाज से अहम दौरा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न चुनौतियों के बीच रूबियो का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। साथ ही साथ समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे भी अहम मुद्दों पर चर्चा जो है वो संभव है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग और ज़्यादा मजबूत होता हुआ नजर आएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि क्वाड साझेदारी को लेकर हमने देखा है तमाम नीतियां पहले से बनती रही हैं। ऐसे में वैश्विक स्तर पर जिस तरह की स्थितियां हैं, ऐसे में मार्को रूबियो का ये जो भारत यात्रा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तमाम बिंदुओं पर चर्चा होने की जो संभावना है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। रक्षा समेत तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे ऊर्जा की बात हो जाए, इसके अलावा और जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनकी बात हो जाए, वहां पर काफ़ी कुछ देखने को मिल सकता है और आपसी जो हित हैं उनको साधने की भी कोशिश की जाएगी और कैसे वैश्विक स्तर पर जो तमाम चुनौतियां हैं उनका कैसे निवारण करना है, इस पर भी खासतौर पर फोकस रहने वाला है। तो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली है और इस बैठक में अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रूबियो के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी शामिल होंगे। ये सभी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस बैठक में क्वाड सहयोग को बढ़ाने पर विशेष तौर पर चर्चा होगी। ये सभी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय मुलाकात भी करेंगे और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात होगी। तो क्वाड विदेश मंत्रियों की यह बैठक कई मायनों में बेहद अहम, भविष्य की नीतियों को लेकर और साफ तौर पर जो मौजूदा चुनौतियां हैं उनका कैसे सामना करना है और इसके अलावा भी तमाम अलग अलग जो नीतियां, रणनीतियां हैं वो बनती हुई नजर आएंगी। ऐसे में वैश्विक स्तर पर जब इस तरह की कोई बैठक होती है, क्वाड की बैठक होती है, तो उससे तमाम जो हमने देखा है कि पहले भी जो चुनौतियां उनका समाधान निकालने की कोशिश की जाती है और क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी विचार विमर्श होगा कि किस तरह से जो नीतियां हैं, विचार विमर्श है, रक्षा सहयोग की बात है या इसके अलावा हम ऊर्जा नीतियों की बात करते हैं, इसके अलावा जो व्यापारिक दृष्टिकोण है वो किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा। तो तमाम अलग अलग ऐसे क्षेत्र हैं, हिंद प्रशांत उनमें से एक है। हाल के घटनाक्रमों पर भी वहां पर चर्चा हो सकती है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये इसलिए भी हो जाएगा क्योंकि निश्चित तौर पर जो लगातार जो मुद्दे हैं उन पर विचार विमर्श हो सकता है और यही विचार विमर्श जो है वो आने वाले समय में एक बेहतर नीतियां बनाता हुआ नजर आएगा, जो इस बैठक से साफ होती हुई नजर आएगी। वैश्विक स्तर पर तमाम चीज़ों को देखते हुए और इसके अलावा तमाम हालातों के मद्देनजर ये जो बैठक होने वाली है काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके जो नीतिगत परिणाम है वो आने वाले समय में और ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि नई दिल्ली में 26 मई को ये बैठक होनी है। और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ करेंगे साझा, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा।
कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि देश भर में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। भीषण हीट वेव से लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। और इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार देश की राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 43.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। वहीं बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में गर्मी की स्थिति पर मौसम विभाग के वैज्ञानिक आनंद शंकर ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य और कुछ आसपास के उत्तर पश्चिम जिलों जैसे कि कैमूर, रोहतास, बक्सर, सासाराम, गयाजी, शेखपुरा, सारण और सिवान में ज्यादा नमी और तापमान के स्तर में काफी परेशानी हो रही है। आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की कमी दर्ज की जा सकती है। बिहार में हीट वेव फुल्ली कंडीशंस नहीं है, लेकिन हीट वेव लाइक कंडीशंस प्रिवेल कर रही है, विशेषकर साउथ वेस्ट बिहार, साउथ सेंट्रल बिहार, कुछ एडजॉइनिंग नॉर्थ वेस्ट के ज़िले में भी कह सकते हैं कि अगले 3 दिनों तक परसिस्ट रह सकती है, मेनली 22, 23 और 24 तक। उसके बाद ग्रेजुअली थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा। ग्रेजुअली 1 से 3 दिन के बाद थोड़ा सा लोगों को राहत मिल जाएगी, टेम्परेचर ग्रेजुअली फॉल कर जाएगी और कई जगहों पे 1 डिग्री और कई 3 डिग्री भी टेम्परेचर गिर सकती है। और वहीं ओडिशा में भीषण गर्मी को लेकर आईएमडी भुवनेश्वर की निदेशक डॉक्टर मनोरमा मोहंती ने बताया है कि 16 जगहों पर तापमान 42 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक नियागढ़, सुरबड़पुर, बौद्ध, सुंदरगढ़, अनुगुल, बरगढ़, भद्रा और केंद्रपाड़ा सहित कई जिलों में लू चलने की संभावना है। 16 places reported 42 degrees Celsius or more, and in addition to that 24 places reported 40 degrees Celsius and more. And if we see the forecast for next 5 days, hot and humid conditions, heat wave, warm night likely to continue to prevail over the state and in some districts during next 5 days. So if we see for next 24 hours, heat wave, warm night very likely. However, orange alert is issued for heat wave, Balangir, Sambalpur and Jharsuguda district. In addition to that, other districts also very likely to get heat wave conditions like Nayagarh, Sonpur, Baud, Sundargarh, Angul, Bargarh, Bhadrak, Kendrapada district and other districts also hot and humid conditions are likely to prevail over the district of the state. तो लगातार जो गर्मी का प्रकोप है वो नजर आ रहा है। हमने आपको रिएक्शंस भी सुनाए कि किस तरह के रिएक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं और क्या तैयारियां मौसम विभाग की तरफ से है। हमने देखा है कि अब की बार जो है वो गर्मी जो है वो ज्यादा पड़ती हुई नजर आ रही है, इसीलिए जो अलग अलग शहर है वहां पर रेड ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लगातार इसको लेकर जो मौसम विभाग है वो भी जो एडवाइजरीज हैं वो जारी करता हुआ नजर आ रहा है। लोगों से भी अपील की जा रही है कि दोपहर के समय घर से बाहर ना निकलें, अनावश्यक बाहर ना निकलें और साथ ही साथ तमाम तरह के जो प्रिकॉशंस हैं उनको लेने का भी बात की जा रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा इस वक्त सलाह दे रहे हैं कि बहुत है। जरूरी हो तो ही घरों से बाहर निकले, क्योंकि ये जो धूप तेज गर्मी पड़ रही है उसकी वजह से आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, बिगड़ सकता है और इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप खुद का भी ख्याल रखें और साथ ही साथ अपने घर के बच्चों का और साथ ही साथ अपने घर के बुजुर्गों का भी खास तौर पर ख्याल रखें। जयपुर का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता लक्ष्य आर्य जुड़ गए हैं, वहां का हाल जानते हैं। वैसे तो जयपुर को गुलाबी नगरी कहते हैं, लेकिन लक्ष्य इस वक्त की अगर हम बात करें तो मौसम का हाल क्या कुछ कह रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने, जयपुर यूं तो गुलाबी नगरी कहा जाता है, परंतु जिस प्रकार की भीषण गर्मी का प्रकोप राजस्थान में चल रहा है, मुझे लगता है कि अब पिंक सिटी, रेड सिटी नजर आ रही है, क्योंकि जो अधिकतर जिले हैं वहां पे येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
जो पश्चिमी जिले हैं 3 जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, वहां पे ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 15 जिलों में, पश्चिमी और उत्तर पूर्वी 15 जिलों में, जिसमें जोधपुर शामिल है, जिसमें बाड़मेर शामिल है, प्रतापगढ़ शामिल है, कोटा शामिल है, श्री गंगानगर शामिल है, इन सभी में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो समझ सकते हैं कि इस प्रकार से लगातार भीषण गर्मी के साथ ही एक हीट वेव का दौर पूरे राजस्थान भर में चल रहा है। वहीं आज जो मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान कहता है कि आगामी 3-4 दिन में भी जो गर्मी है उससे राहत नहीं मिलने वाली है। तो ना केवल हीट वेव बल्कि बढ़ते तापमान के साथ जो वार्म नाइट है वो प्रदेश भर में जो नागरिक हैं, प्रदेशवासी हैं, उनको परेशान करते नजर आ रही है। परंतु जिस प्रकार से राजस्थान एक गर्मी का हमेशा साक्षी रहा है, राजस्थान में हमेशा जो गर्मी है हमेशा अधिक पड़ती है, पर इसके मद्देनजर ही लोग खुद का बचाव करना बेहतरीन जानते हैं। लोग जिस प्रकार से जो स्कार्फ होते हैं, फेटे होते हैं और मुंह को और अपने शरीर को ढक के बाहर निकल रहे हैं, साथ साथ में जो शीतल पेय पदार्थ हैं उनका सेवन करके खुद को जो गर्मी है इससे बचाव करने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु जो लगातार जो चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा भी है वो भी सजगता के साथ में जो आम जन के लिए लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है। बताना चाहूंगा आपको, जयपुर में खास तौर पे जो प्रमुख चौराहे हैं वहां पे ग्रीन शेड लगाए गए हैं ताकि जो राहगीर हैं या जो दोपहिया चालक हैं उनको थोड़ी राहत मिल सके। वहीं लगातार क्योंकि राजस्थान में कई नेशनल पार्क, बायोलॉजिकल पार्क भी मौजूद हैं, तो उनमें भी जो जानवर हैं, चाहे वो हम बात करें रणथंभौर का नेशनल पार्क हो या फिर लगातार जो जितने भी नेशनल पार्क और बायोलॉजिकल पार्क हैं वहां भी उन जानवरों की देखभाल करने के लिए और गर्मी की एहतियातन वहां पे कूलर लगाए गए हैं और उनको जिनका खान पीन है उसमें बदलाव किया गया है। बात करें आगामी 5-6 दिनों की, तो गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आगामी 3 से 4 दिनों में जो तापमान है वो 2 से 3 डिग्री की और बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं पिछले 24 घंटों में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से जो गर्म हीट वेव है उसका भी एक असर देखने को मिला, जिसके मद्देनजर जो दिन का समय रहता है, बताना चाहूंगा आपको 12 से लेकर 4 बजे तक का, उसमें भीषण गर्मी का प्रकोप रहता है और हीट वेव के मद्देनजर जो आम जन है वो बिल्कुल त्रस्त नजर आ रहा है राजस्थान में। लक्ष्य, ऐसे में अब सवाल ये आता है कि आखिर अब की बार जो ये गर्मी है वो इतनी ज्यादा प्रचंड क्यों नजर आ रही है? क्या इसके पीछे एल नीनो की वजह बताई जा रही है मौसम विभाग की वजह से, या इसके अलावा जो ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्या वो भी एक बड़ा फैक्टर इसमें रह सकता है? क्या कुछ रहा है, किस तरह से मौसम विभाग बता रहा है और आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ देखने को मिल सकता है? क्या राहत मिलती हुई नजर आएगी या अभी कमोवेश स्थिति ऐसी रहेगी? लक्ष्य, बिल्कुल सही कहा गौरव आपने कि जो ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रभाव है उससे तो तापमान में उतार चढ़ाव तो हुआ ही है। साथ साथ में हम देख सकते हैं कि पिछले 1 महीने में 2 पश्चिमी विक्षोभ, 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव रहा था, परंतु दोनों जो पश्चिमी विक्षोभ थे वो कमजोर पश्चिमी विक्षोभ से, जिसके प्रभाव से जो तापमान में और बारिश को लेकर ज्यादा प्रभाव राजस्थान और जो पश्चिमी इलाके हैं वहां देखा नहीं गया। जिसके मद्देनजर पिछले हफ्ते हम देखें तो 2 पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ हल्की बूंदाबांदी और बादलों की आवाजाही देखने को मिली थी, जिससे आसार लगाया जा रहा था, पूर्वानुमान लगाया गया था कि एक कुछ हल्की बारिश के मद्देनजर जो तापमान है उसमें गिरावट आने के आसार थे। परंतु पुनः जो पूर्वानुमान जो मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा निकाला गया वो यही था कि जो पश्चिमी विक्षोभ है वो कमजोर पश्चिमी विक्षोभ साबित हुआ और जो बारिश है वो इतनी असरदार नहीं हो पाई, जिसकी वजह से जो गर्मी है उसका सितम पुनः जो पश्चिमी जिले हैं, पूर्वी जिले हैं, उन पे ढाने लगा। तो आगामी दिनों में भी कोई पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना नहीं है। वहीं साथ साथ जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके असर से इस बार जो गर्मी का प्रभाव है वो अधिक देखा जा रहा है राजस्थान के पश्चिमी और पूर्वी जिलों में। बिल्कुल लक्ष्य, और इसके साथ साथ ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि लगातार जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है, अगर हम पिछले बार पड़ने वाली गर्मी को देखें और इस बार पड़ने वाली गर्मी को देखें तो हर बार हम देखते हैं कि टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में क्या हम इसको अलार्मिंग सिचुएशन मान सकते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए? क्योंकि आपकी और हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि हम कैसे अपने पर्यावरण को बढ़ा सकते हैं ताकि इस तरह की जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, उसमें कमी लाई जा सके। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, बड़ा ये विस्तृत विषय है कि किस प्रकार लगातार साल दर साल जो तापमान है, जो धरती का तापमान है और जो देश में भी जो हम देख सकते हैं कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल जो
हॉटेस्ट सिटीज हैं उसमें भारत की और राजस्थान की बहुत सारी जो शहर है वो शामिल हुए। इसमें बड़ा फर्क देख सकते हैं कि लगातार जो वाहन हैं, जो पेट्रोल डीजल के वाहन हैं, उनसे एक बड़ी हीट निकलती है। इसको लेकर एक बड़ा एक रिपोर्ट भी जारी की गई थी वैश्विक स्तर पे कि जिस प्रकार से लगातार जो वाहन है उनकी संख्या बढ़ रही है, उसके मद्देनजर भी ग्लोबल वार्मिंग पे एक बड़ा असर पड़ रहा है। यहाँ पे एक बड़ी अहम बात मैं रेखांकित करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से लगातार ईवी का दौर बढ़ रहा है, राजस्थान में भी ईवी बढ़ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी लगातार कहा गया कि हमें ईवी को अपनाना चाहिए। तो इस प्रकार वहीं साथ साथ में जो लगातार पौधारोपण की बात की जा रही है, राजस्थान में भी पिछले साल भी एक बड़ा अभियान चलाया गया पौधारोपण के लिए, जिससे जो गर्मी का प्रभाव है उस पे काबू पाया जा सके और एक बड़ा अभियान न केवल पर्यावरण संरक्षण के लिए बल्कि जो जन जागरूकता है जिससे अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए जा सकें, जिससे जो आगामी वर्ष हैं उनमें एक बड़ा एक प्रभाव दिखा जा सके। जी बिल्कुल, लक्ष्य साफ तौर पर ये तो नजर आ ही रहा है, लेकिन राजस्थान में स्थितियां जो होती हैं वो और ज्यादा प्रचंड रूप लेती हुई नजर आती हैं जब गर्मी का दिन होता है। तो ऐसे में साफ तौर पर देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये रहता ही है और ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से भी जो तमाम तैयारियां हैं वो लगातार नज़र आ रही हैं। तो ऐसे में कोशिश यही है कि चीज़ों को किस तरह से न्यूट्रलाइज किया जाए, किस तरह से उसको और ज़्यादा नियंत्रण में रखा जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती रहती है। तो ऐसे में राजस्थान को लेकर कमोवेश स्थिति कैसी नज़र आती है? क्या वहाँ पर भी अभी जो मौजूदा स्थिति है वो और ज़्यादा प्रचंड गर्मी की ओर ले जाती हुई नज़र आ रही है? वहाँ के हालात क्या हैं, इसको भी बताइए ज़रा लक्ष्य। बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें मैंने आपको कहा कि अभी जो गर्मी की स्थितियां हैं, अभी जो अधिकतर जिले हैं वहां पे तापमान 40 डिग्री के आसपास नजर आ रहा है। वहीं अधिकतम तापमान चित्तौड़गढ़ में 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उससे पहले जो जैसलमेर है, जो रेगिस्तान वाला जिला भी है, वहां पे तापमान 46.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो एक अलार्मिंग सिचुएशन भी है। परंतु जो पश्चिमी राजस्थान की जो लोग हैं वो इस गर्मी से लड़ना जानते हैं, क्योंकि दशक दर दशक उन्होंने इस गर्मी को सहन किया है, इस गर्मी से उसका सामना किया है। परंतु इस प्रकार की जो स्थितियां हैं वो लगातार देखी जा रही हैं कि इस बार हर रोज तापमान बढ़ता नजर आ रहा है और आगामी दिनों में भी जो मौसम विज्ञान केंद्र है उसके अनुसार जो आगामी एक हफ्ता है, एक हफ्ते तक लगातार जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी होने के आसार हैं, जो आम जन को राहत नहीं मिलने वाली है। क्योंकि पिछले दिनों से लेकर अब तक, क्योंकि अभी देखते हैं कि आप अभी लगभग दोपहर का समय शुरू भी नहीं हुआ है और जो भीषण गर्मी का प्रकोप है, मैं जयपुर में मौजूद हूं और तापमान लगभग 40 डिग्री पहुंचने को तैयार है। तो मैं भी अभी देख सकते हैं कि आउटडोर खड़ा हूं, तो एक जो गर्मी का एहसास है, जो लगातार तीव्र जो सूरज की किरणें हैं वो आम जन को न केवल झुलसाती हुई बल्कि परेशान करती नजर आती हैं, जिससे जो रोजमर्रा का काम, क्योंकि सुबह का जो समय होता है वो व्यक्ति अपने व्यवसाय की और अपने काम काज की ओर निकलता है, परंतु जो भीषण गर्मी है उससे वो भी प्रभावित हो रहा है। साथ साथ एक प्रयास जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया है कि हीट स्ट्रोक को मद्देनजर रखते हुए जो बड़े अस्पताल हैं हर जिलों में, जिलेवार एक प्रयास किया गया है कि जो जिला अस्पताल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है एसएमएस अस्पताल में हीट स्ट्रोक वार्ड बनाकर हर अस्पताल में जो हीट स्ट्रोक के मरीज हैं, जो गर्मी से जो जनित बीमारियां हैं, उनके मरीजों के लिए बेड रिजर्व करने के भी जो निर्देश दिए गए हैं, ताकि उन जो ऐसे मरीज हैं उनको त्वरित उपचार मिल सके, त्वरित परामर्श मिल सके और इस पे एक त्वरित कार्रवाई की जा सके। वहीं साथ साथ में हर अस्पताल में ओआरएस और ऐसे जो सार्वजनिक स्थल हैं वहां पे शीतल पेय पदार्थों की व्यवस्था की गई है, ताकि कोई भी आम जन गर्मी से परेशान होता नजर नहीं आए राजस्थान में। जी ठीक है, लखनऊ से हमारे सहयोगी संवाददाता रामेंद्र सिंह भी जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश का भी हाल जान लेते हैं। रामेंद्र, लखनऊ की स्थिति की अगर हम बात करें तो तापमान इस वक्त कितना परेशान करता हुआ नजर आ रहा है, साथ ही साथ स्थानीय प्रशासन की अगर हम बात करें तो किस तरह की व्यवस्था, किस तरह की सुविधा और किस तरह की तैयारियां लोगों के लिए की गई हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश का बांदा जिला पूरे देश का सबसे गर्म जिला है। जाहिर है कि लगभग टेम्परेचर 45 डिग्री हर शहर को पार कर रहा है। जितने भी शहर हैं, गांव में तो थोड़ा टेम्परेचर कम है, जहां पेड़ पौधे वहां थोड़ा टेम्परेचर कम है, लेकिन जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। बांदा सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वाला जिला रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक एडवाइजरी जारी है, स्वास्थ्य विभाग से कहा है कि चिकित्सा के जो हीट वेव वाले पेशेंट हैं उनके लिए अलग वार्ड बनाया जाए, उनके लिए अलग से दवाइयाँ रखी जाएं, ओआरएस के घोल रखे जाएं। लोगों के अलर्ट के 8 बजे का समय है, 8:30 का। अभी से लोगों को पसीने से तरबतर हो रहे हैं जो बाहर निकल रहे हैं।
ये कहा गया कि जो जरूरत हो तभी आप घर से बाहर निकले, 12 से 4 के बीच में तो बिल्कुल ना निकले, अगर बहुत आवश्यक हो तभी निकले। जो मरीज हैं, जो बूढ़े लोग हैं, वो बिल्कुल घर से बाहर ना निकलें, और निकले तो पानी साथ लेकर निकलें, सर पर कुछ कपड़ा रख के निकलें कि जिससे हीट वेव का असर कम से कम हो। दूसरा, वो फल खाएं जैसे तरबूज है, खरबूजे हैं, इस तरीके के फल खाएं। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, ORS का घोल पिए। और एक और एडवाइजरी जारी की है स्टेट गवर्नमेंट ने कि जहां लोग ज़्यादा हैं, जैसे बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, वहाँ पेयजल की व्यवस्था प्रशासन कराए। जो जंगल के क्षेत्र हैं वहाँ भी जो फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी हैं उनसे कहा गया कि तालाबों को भरवाया जाए। जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो पानी भर रही हैं कि जो चिड़िया हैं, जो जंगली जानवर हैं, उनको पानी मिल सके। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रामेंद्र, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और लक्ष्य, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां विस्तार से हमारे सामने रखने के लिए और दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं, जल्द हाजिर होता है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी के मदर टेरेसा हाउस पहुंचे हैं। तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर मार्को रूबियो पहुंचे हैं कोलकाता। अमेरिकी विदेश मंत्री है मार्को रूबियो, जिनका भारत दौरा है। क्वाड विदेश मंत्रियों की जो बैठक होनी है उसमें हिस्सा लेने के लिए मार्को रूबियो भारत आए हैं और कोलकाता पहुंचे हैं। यहाँ की तस्वीरें भी सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात भी होनी है। कोलकाता के बाद वो दिल्ली आएंगे और दिल्ली में तमाम जो नीतिगत बातचीत है वो होती हुई नजर आएगी और क्या कुछ आगे का रोड मैप है वो रखा जा सकता है। क्वाड विदेश मंत्रियों की ये बैठक कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण, आगे आने वाले समय के लिए रणनीतियां भी बनती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल, और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता अखिलेश सुमन जुड़ गए हैं। अखिलेश, 2 चीजें समझना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये कि मार्को रूबियो की भारत यात्रा, लेकिन कोलकाता से उनकी यात्रा की शुरुआत, इसके क्या कुछ मायने हैं? और दूसरी बात कि मार्को रूबियो की भारत यात्रा को लेकर के अगर हम देखें तो भारत और अमेरिका के रणनीतिक रिश्तों में किस तरह से और भी प्रगाढ़ता नजर आएगी इस यात्रा के बाद? देखिए, कोलकाता का जो उनकी यात्रा है, कोलकाता की यात्रा का एक खास महत्व ये है कि मदर टेरेसा यहाँ से कार्यरत रही है, मदर टेरेसा की सक्रियता रही है और मदर टेरेसा हाउस जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है पूरी दुनिया में। खास करके जो क्रिश्चियन मिशंस हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने गरीबों के लिए काफ़ी काम किया है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कोलकाता में उनका दुनिया में सबसे पुराना अगर कॉन्सुलेट माना जाए तो सबसे पुराने कॉन्सुलेट्स में एक कोलकाता भी आता है। भारत में तो कह सकते हैं कि 2-3 कॉन्सुलेट जो सबसे पुराने बने थे 18वीं सदी में, उस सदी के कॉन्सुलेट्स में कोलकाता का कॉन्सुलेट माना जाता है। तो निश्चित तौर पे कोलकाता की उनकी यात्रा के माध्यम से एक संकेत यह है कि भारत के साथ वो बहुत ही पुराने जो संबंध हैं अमेरिका के, उन संबंधों को फिर से एक बार ताकत देना चाहते हैं। देखिए, मार्को रूबियो की ये पहली यात्रा है भारत में ऑफिशियल रूप से, जब से विदेश मंत्री बने हैं अमेरिका के। और बहुत सारे अमेरिकी विदेश मंत्री यहाँ नहीं आते रहे हैं। जो 2012 में हिलरी क्लिंटन जब अमेरिकी विदेश मंत्री थी तब वो वहाँ आई थी और उसके बाद मार्को रूबियो आए हैं। उनका मुख्य आइडिया यही कह सकते हैं कि बंगाल में एक सत्ता परिवर्तन भी हुआ है। बंगाल में वो अपने तरीके से बंगाल के साथ संबंध एक प्रदर्शित करना चाहते हैं। बंगाल के बहुत सारे लोग अमेरिका में रहते हैं। इंडियन डायस्पोरा में जो बंगाल के लोग हैं उनकी संख्या काफ़ी अधिक है। तो इस लिहाज से भी वो एक संकेत देना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि देखिए, वो 4 दिनों की यात्रा पे हैं, जिसमें कि वो कोलकाता जाएंगे, जयपुर जाएंगे, नई दिल्ली में भी रहेंगे, आगरा भी जाने का उनका कार्यक्रम है। इन सारे कार्यक्रमों के बीच में वो दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात करेंगे। फिर कल विदेश मंत्री एस जयशंकर से उनकी मुलाकात है। और उसके बाद 26 तारीख को जो
क्वाड है, क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है दिल्ली में। तो एक तरीके से कहे कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने लंबे समय तक पूरी दुनिया में एक टैरिफ वार चलाया और उसके बाद फिर से वो रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत और अमेरिका को माना जाता है कि दुनिया का सबसे पुराना आधुनिक लोकतंत्र है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो इस मायने में अमेरिका और भारत का रिकनेक्ट करना एक मुझे लगता है कि मार्को रूबियो की एक बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में अखिलेश, अब सवाल ये आता है कि जैसे क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है, पहले जो बैठकें हुई इससे तमाम नीतियां जो बनती हुई नजर आई थी उसका बहुत अच्छा हमने देखा कि रिजल्ट आउटकम निकलकर सामने आया था। अब की बार की ये बैठक किन किन क्षेत्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली है और उन क्षेत्रों से आने वाले भविष्य में हम क्या देख पाएंगे, क्या तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी, क्या रणनीतियां, क्या नीतियां बनती हुई नजर आ सकती हैं, किन बातों पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा? देखिए, दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो है कि क्रिटिकल मिनरल्स का मामला है, जो कि क्रिटिकल मिनरल्स अमेरिका के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है। और क्रिटिकल मिनरल पर एक तरीके से चीन का एक मोनोपोली है। और इसके मद्देनजर हमने देखा कि पैक्स सिलिका एक बनाया अमेरिका में, जिसमें कि क्रिटिकल मिनरल से संबंधित जो देश हैं, जिन देशों को जरूरत है और जिन देशों के पास इसकी प्रचुरता है, उन देशों को उन्होंने बुलाया था अमेरिका में और एक बैठक भी की थी। पैक्स सिलिका को और ज्यादा विस्तारित करने और क्रिटिकल मिनरल्स पे कैसे भारत और अमेरिका सहयोग कर सकते हैं, इस पे एक बात होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, अभी जो एनर्जी क्राइसिस है पूरी दुनिया में, ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध की वजह से जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, उस स्टेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से भारत में भी एनर्जी क्राइसिस हुआ है। और हम देख रहे हैं कि तेल और गैस, LPG सिलेंडर, इन सारी चीज़ों का प्रबंधन तो भारत कर रहा है, लेकिन एक संकट की स्थिति तो निश्चित तौर पे है। और ऐसे में अमेरिका की इच्छा है कि अमेरिका और भारत के बीच में एनर्जी सहयोग जो है और बढ़े। कैसे बढ़ेगा, किन शर्तों पे बढ़ेगा, क्या कीमतें होंगी, इन सारी चीज़ों का एक संकेत, एक इशारा यहाँ आ सकता है। क्योंकि देखिए, अमेरिका के पास भी इसके भंडार है, लेकिन साथ में वेनेजुएला, जिसपे कि अमेरिका ने अपने आप प्रभाव अभी बनाया है, तो वेनेजुएला से भी तेल और गैस खरीदने की बात है। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से होगा, क्योंकि माना यह जा रहा है कि वेनेजुएला की राष्ट्रपति भी यहाँ आ सकती है। अभी तक उनका प्रोग्राम कंफर्म नहीं है, लेकिन उनके भी आने की संभावना है। तो ये जो क्रिटिकल मिनरल्स है, तेल एंड गैस का क्राइसिस है, उसके अलावा जो है पूरा इंडो पैसिफिक, अभी तक लगा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडो पैसिफिक के मसले को छोड़ दिया है। आपको याद होगा कि पहला टर्म जो हुआ था तो उन्होंने ही एशिया पैसिफिक को इंडो पैसिफिक नाम दिया था, और जब दूसरे टर्म में आए तो लगा कि वो इंडो पैसिफिक से कोई मतलब नहीं रखते। अभी चीन के साथ अभी उनकी बैठक हुई, वो गए थे खुद बीजिंग, और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उन्होंने मुलाकात भी की। अब कितना सकारात्मक रही वो बातचीत उनकी, वो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मार्को रूबियो आए हैं तो मुझे लगता है कि भारत के साथ भी वो अपने आप को एक क्या वो बॉटम लाइन हो सकता है, वो बॉटम लाइन खींचना चाहते हैं। और इस बात की संभावना है कि साल बीतते बीतते डोनाल्ड ट्रंप की भी यहाँ यात्रा हो। तो ये सारी जो यात्राएं हैं, आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने बेसिक्स को अभी ठीक कर रहे हैं, और उसी बेसिक्स को ठीक करने में उन्होंने पहले आपको ने देखा होगा कि व्लादिमीर पुतिन से उन्होंने बात की थी, उसके बाद शी जिनपिंग से बात की, अब भारत आ रहे हैं, जिनका भारत और अमेरिका का जो रणनीतिक संबंध है काफी महत्वपूर्ण है अमेरिका के लिए भी, और ऐसे संबंधों को पुख्ता बनाने के लिए मार्को रूबियो को अभी भेजा गया है भारत। निश्चित तौर पर अखिलेश, काफी महत्वपूर्ण ये होने वाला है। आने वाले समय में भी हम देख पाएंगे कि क्या तस्वीरें और निकलकर सामने आती हैं, और उसके बाद जब दिल्ली पहुंचेंगे तो और भी प्रधानमंत्री, क्योंकि नरेंद्र मोदी से मिलने का उनका कार्यक्रम भी है, ऐसे में क्या कुछ बातचीत होती है, इस पर खासतौर पर हमारा फोकस रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। सीबीएसई ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है। और वहीं छात्रों को आ रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि ताकि कोई भी छात्र इस सुविधा से वंचित ना रह जाए। बोर्ड के मुताबिक विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा।
इधर पश्चिम बंगाल शिक्षा विभाग ने खर्च घटाने और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अब ज्यादातर विभागीय बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही आयोजित की जाएंगी। अनावश्यक फोटोकॉपी और प्रिंटिंग पर रोक लगाते हुए सभी फाइलें ई-ऑफिस सिस्टम से प्रोसेस करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। नई फिजिकल फाइल शुरू करने के लिए विशेष अनुमति जरूरी होगी। गैर जरूरी सरकारी यात्राओं में कटौती और कार पुलिंग व्यवस्था लागू करने की तैयारी भी की जा रही है। और वहीं शाम 7 बजे के बाद गैर जरूरी बिजली उपयोग बंद रहेगा। वरिष्ठ अधिकारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम रोस्टर लागू किया गया है। हालांकि आपात स्थिति में कर्मचारियों को दफ्तर बुलाया जा सकेगा। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको लिए चलते हैं समाचार पत्रों की दुनिया में और आपको बताते हैं कि आज के समाचार पत्रों में कौन कौन सी खबरें प्रकाशित हैं, प्रेस रिपोर्ट्स के जरिए जानते हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं और पहली खबर से आपको रूबरू कराते हैं। दरअसल आपको बता दें, जोकर बने नेवी अफसर मरीजों पर जादुई असर। क्या कुछ इस खबरों के मायने हैं, क्योंकि साफ तौर पर देखा है कि कैंसर से जूझते एक बच्चे की आखिरी ख्वाहिश ने उन्हें जोकर बनने की जो प्रेरणा है वो दी है। ऐसे में प्रवीण अब तक देश के अस्पतालों और अनाथालयों में 5000 शोज ये कर चुके हैं। और ये क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि 17 साल तक जिनकी जिंदगी INS विराट जैसे जंगी जहाज़ों और कड़े अनुशासन के बीच बीती है, आज वो बिल्कुल अलग अवतार में है। पूर्व नेवी अफसर प्रवीण तुलपुले ने हमेशा दुश्मनों से लड़ना सीखा है, लेकिन 60 की उम्र पार कर चुके प्रवीण आज जोकर के बड़े जूते पहन और जादू का सामान लेकर अस्पताल के वार्ड में जाते हैं तो खुद को हैप्पी द मेडिकल क्लाउन कहते हैं, क्योंकि बच्चे जो वो मानते हैं कि उनको खुशियां देने से जो उसमें उनकी बीमारी का इलाज तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको वो ताकत मिल सकती है, वो खुशी मिल सकती है, जिससे वो इन तरह की जो स्थितियां रहती हैं या इस तरह की जो बीमारी है उसका बच्चे सामना करते हुए नजर आ सकते हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ी पहल उनके द्वारा ये की जा रही है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ के तौर पर सामने आई है। अगली खबर आपको बताते हैं, जो है कुलजीत चहल की पहल से जुड़ी हुई। जी हाँ, 3R जिस पर उन्होंने किया काम और नेकी की दीवार बनाने का काम किया, अनुपम कॉलोनियां विकसित की। आपको बताएं कि अनुपम शब्द जिसका मतलब साफ तौर पर अद्वितीय, उत्कृष्ट या फिर बेजोड़ होता है, लेकिन नई दिल्ली की जो नगर पालिका परिषद है वहां पर कॉलोनियों को अनुपम कॉलोनी का दर्जा देना शुरू किया हुआ है। और जिन कॉलोनियों में साफ सफाई के अलावा कूड़े को सोर्स पर ही अलग अलग करना और रिसाइकिल किया जाता है, इसके लिए इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों ने NDMC की अनुपम कॉलोनी मॉडल योजना में शामिल होकर एक आदर्श प्रस्तुत करने का काम किया है। अब आपको इसके लाभ की जानकारी भी दे देते हैं। जब आप 3R पर काम करते हैं, उपयोगी सामान कचरे में जाने से बच जाता है, गरीब और जरूरतमंद लोगों को इससे मदद मिलती है, रिसाइकलिंग और पुनः उपयोग को बढ़ावा मिलता है और इसके साथ साथ कॉलोनियों में जीरो वेस्ट संस्कृति भी विकसित होती है। किन किन कॉलोनियों को अनुपम कॉलोनी का दर्जा मिला है वो भी ये खबर बता रही है, जिसमें सत्य सदन ऑफिस फ्लैट्स हैं, D1 D2 चाणक्यपुरी है, भारती नगर, आराधना कॉलोनी सहित कई सारी ऐसी आदर्श कहानियां और कॉलोनियां हैं जो साफ तौर पर बता रही है कि अगर आप नेकी की दीवार तैयार करते हैं तो ना केवल आप पर्यावरण और प्रकृति को मदद करने का काम करते हैं, बल्कि जरूरतमंद के लिए भी आपकी ये जो पहल है वो कहीं ना कहीं काम आती है। और अगली खबर का रुख करें तो भोजशाला से जुड़ी हुई है। हमने देखा कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद और उसके बाद ASI ने जो निर्देश दिए थे उसके बाद से जो लगातार नया ट्रैवल सर्किट जो है वो भोजशाला बनता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में आस्था के साथ सौंदर्य के भी दर्शन अब लोग करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। किस तरह से ये आगे की इसकी रूपरेखा रखी गई है, दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से धार स्थित भोजशाला में मां वाग्देवी का मंदिर घोषित किए जाने के बाद यह स्थल देश भर में चर्चा का केंद्र रहा। काफी हाईलाइट ये हुआ है और आस्था, इतिहास और स्थापत्य का ये संगम अब सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक पूरा ट्रैवल जो सर्किट है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। और यदि आप भी भोजशाला देखने की योजना बना रहे हैं तो इसके साथ मांडू और बाकी गुफाओं का भ्रमण कर एक यादगार अपनी यात्रा आप कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले में ये है और साफ तौर पर इसको लेकर जब हाईकोर्ट का फैसला आया और उसके बाद जब ASI ने भी निर्देश दिया कि इसको भोजशाला ही कहा जाएगा, तो उसके बाद से यहाँ पर जो है वो पर्यटन के साथ साथ आस्था का ये क्योंकि केंद्र है तो बहुत सारी मान्यताएं इससे जुड़ी हुई हैं और इसके लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं और यहाँ पर दर्शन के साथ साथ आसपास के जो इलाके हैं, आसपास के जो स्थल हैं वहाँ पर भी आप जाकर अपनी इन छुट्टियों को वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, जिसके लिए ये खबर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अब छुट्टियों के भी समय आ रहा है, बच्चों की छुट्टियां हैं तो आप जा सकते हैं।
अगली खबर सभ्यता संस्कृति के संरक्षण से जुड़ी हुई है। सहेजी जा रही है पन्नों पोथियों में भूली बिसरी थाती। भारत अपनी सभ्यता संस्कृति के लिए जाना जाता है, न केवल भारत में देश में ही बल्कि विदेश में भी, और दस्तावेज इसे अलग ही गरिमा प्रदान करते हैं। सदियों पूर्व श्रुति परंपरा से ज्ञान विज्ञान पीढ़ियों में हस्तांतरित होता रहा, फिर पांडुलिपियों के माध्यम से इसे सहेजा गया। इस ज्ञान विरासत का बड़ा हिस्सा अब भी कई सारे ऐसे घर हैं, मठ मंदिर हैं, पुस्तकालय हैं जहां लेकर संस्थानों तक बिखरा पड़ा है, यानी कि अलग अलग जगह है और दस्तावेजीकरण रहित है। ये सुखद है कि अब इसके संरक्षण के लिए संस्कृति विभाग आगे आया है और राष्ट्रीय स्तर पर इसको लेकर के, इसके संरक्षण को लेकर के प्रयास शुरू किए गए हैं, जिसे ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण नाम दिया गया है। आपको बता दें कि संस्कृति विभाग ने पांडुलिपि संरक्षण के लिए इस अभियान की शुरुआत की है और दस्तावेजीकरण के लिए जन भागीदारी का आह्वान भी किया है। और अगली खबर का रुख करें तो आपको बता दें कि हेमकुंड साहिब के कपाट आज खुलेंगे और गोविंद घाट से पहला जत्था जो है वो रवाना हो चुका है। ऐसे में आपको बता दें कि ठंड और बर्फबारी की वजह से सर्दी में ये कपाट बंद रहते हैं, तो ऐसे में आज से ये खुल गए हैं। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने से एक दिन पहले शुक्रवार को चमोली जिले के गोविंद घाट से पंच प्यारों की अगुवाई में सिख श्रद्धालुओं का पहला जत्था गुरुद्वारे के लिए रवाना हो गया है। भीषण ठंड और बर्फबारी के कारण सर्दियों में बंद रहने के बाद हेमकुंड साहिब के कपाट शनिवार को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। तो अपने आप में ये खबर बहुत महत्वपूर्ण, और इसी के साथ जब ये कपाट खुल जाएंगे तो श्रद्धालुओं का जो तांता है वो यहाँ पर लगता हुआ नजर आएगा और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। तो प्रेस रिपोर्ट्स में आज बस इतना है। छोटा सा ब्रेक जी। खिसते तोड़ते कुटते गिरते नानी दादी का नाम याद आता है। हमको तो एक ही नाम याद आता है, MD शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। इंडियस का असली शाही पनीर मसाला, वो असली मसाले सच सच MDH। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। यार कल सेंसस वाले आए थे, सारा प्रोसेस तो मोबाइल एप्लीकेशन से हो गया, ऑनलाइन डिजिटल था, लेकिन थोड़ा टाइम लग गया यार। अच्छा, टाइम लग गया? हाँ यार। लगता है मेरी बारी। हाँ हाँ, जा जा देख ले देख ले। वापस आ गया? हाँ हो गया। इतनी जल्दी? तेरे को बताया था ना, सेल्फ इन्यूमरेशन लिया था। हेलो, अपने स्टेट का सेंसस सेल्फ एनुमरेशन पोर्टल एक्टिव हो गया है। जल्दी से फॉर्म भर ले, जल्दी से भर ले फॉर्म। भूल गया यार। बस तेरी वही पुरानी आदत। आईडी दिखाई, कंफर्म किया और मिनटों में काम हो गया। ये तो मिस कर गया, आप मिस मत कर देना। घर बैठे सेल्फ एन्यूमरेट करें, जनगणना में जुड़े। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है एक दिन एक उत्सव में खास। हमारी इस खास सीरीज के जरिए आज आपको लिए चलते हैं तेलंगाना के जयशंकर भूपालपल्ली जिले के कालेश्वरम में 12 वर्षों में एक बार आयोजित होने वाला सरस्वती अंत्य पुष्करालु श्रद्धा और भक्ति के साथ शुरू हो गया है। गोदावरी, प्राणहिता और अंतर्वाहिनी सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर लाखों श्रद्धालु पवित्र स्नान कर पुण्य लाभ ले रहे हैं। और वहीं 1 जून तक चलने वाले इस महापर्व में प्रशासन ने भी व्यापक इंतजाम किए हैं। आइए देखते हैं इस पर ये खास रिपोर्ट।
तेलंगाना के कालेश्वरम में सरस्वती अंत्य पुष्करालु की भव्य शुरुआत हो चुकी है। सरस्वती पुष्करालु हिंदू धर्म का एक दुर्लभ धार्मिक उत्सव है जो हर 12 वर्षों में आयोजित किया जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार जब देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं तब सरस्वती पुष्करालु का शुभ काल प्रारंभ होता है। बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन के साथ ही 12 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व की शुरुआत होती है। तेलंगाना के कालेश्वरम स्थित त्रिवेणी संगम को इस पर्व का मुख्य केंद्र माना जाता है, जहां गोदावरी, प्राणहिता और अंतर्वाहिनी सरस्वती नदियों का संगम होने की मान्यता है। सरस्वती अंत्य पुष्करालु नदी आधारित उत्सव है। यह पर्व पौराणिक सरस्वती नदी को समर्पित है, जिसे भारतीय परंपरा में अंतर्वाहिनी यानी भूमिगत रूप से बहने वाली दिव्य नदी माना जाता है। यह आयोजन कुंभ मेले की तरह ही एक महत्वपूर्ण नदी पर्व माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां सरस्वती ज्ञान, शिक्षा, संगीत और कला की देवी है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि पुष्करालु के दौरान पवित्र स्नान करने से पापों का नाश होता है और ज्ञान, बुद्धि, मानसिक शांति तथा आध्यात्मिक पुण्य की प्राप्ति होती है। सरस्वती पुष्करालु केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति में नदियों के प्रति श्रद्धा, आस्था और आध्यात्मिक परंपरा का प्रतीक भी माना जाता है। यह पर्व ज्योतिषीय विश्वास, धार्मिक अनुष्ठान और नदी पूजा की प्राचीन परंपराओं का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। श्रद्धालुओं के लिए सरस्वती अंत्य पुष्करालु उनकी जीवन का एक दुर्लभ और यादगार आध्यात्मिक अनुभव बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। और अफ्रीका के कांगो में इबोला वायरस के प्रकोप से अब तक 177 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 750 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको लेकर चिंता व्यक्त की है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गैब्रियस ने कहा है कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर जोखिम बहुत ज्यादा है और वैश्विक स्तर पर इसे निम्न किया गया है। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने भी इस प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया है। ये संक्रमण पूर्वी कोंगो के कुछ हिस्सों और पड़ोसी देश युगांडा में फैल भी चुका है। आगे बढ़ते हैं, अराउंड द वर्ल्ड के जरिए आपको दिखा देते हैं और भी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। केविन वॉश ने अमेरिकी फेडरल रिजर्व के 17वें अध्यक्ष पद की शपथ ली है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस क्लेरेंस थॉमस ने वॉश को पद की शपथ दिलाई। तुलसी गबार्ड ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक पद से इस्तीफा देने का फैसला किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गबार्ड ने ओवल ऑफिस में हुई बैठक के दौरान ट्रंप को अपने निर्णय की जानकारी दी। उनका इस्तीफा 30 जून से प्रभावी होगा। गबार्ड ने अपने पति को दुर्लभ हड्डी के कैंसर को लेकर के इस्तीफे की वजह बताई। स्लोवेनिया की संसद ने जेरेज जानसा को प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया है। 90 सदस्यीय संसद में उन्हें 51 वोट मिले। जानसा के नेतृत्व वाले मध्य दक्षिणपंथी गठबंधन ने कर राहत, व्यापार, समर्थक सुधार, पेंशन फंड में बदलाव और नौकरशाही कम करने का वादा किया। होंडुरास के उत्तरी बाजो अगुआन क्षेत्र में अफ्रीकी ताड़ के बागान में हुए नरसंहार में मरने वालों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। सशस्त्र हमलावरों ने मजदूरों को निशाना बनाया। अधिकारियों के मुताबिक हमले के पीछे आपराधिक गिरोहों का हाथ होने की आशंका है। और आइए अब बात कारोबार जगत की बिजनेस ब्रीफ में। तो निवेशकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये पैसा लगाने का सही समय है या इंतजार करना चाहिए। तो स्मार्ट निवेश के लिए सुरक्षित विकल्प किस तरह से आप चुन सकते हैं, यह हम आपको बता रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि डरकर पीछे हटने की बजाय एक सोची समझी रणनीति के साथ बाजार में बने रहना ही समझदारी है। इक्विटी म्यूचुअल फंड वेतन भोगी निवेशकों के लिए सबसे अच्छा है और ये फंड प्रोफेशनल द्वारा मैनेज किए जाते हैं और अच्छी डाइवर्सिफिकेशन देते हैं। और वहीं अगर आप कम बजट में पूरे बाजार
की बढ़त का फायदा उठाना चाहते हैं तो इंडेक्स ETF एक सुरक्षित विकल्प है। वहीं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि SIP उनको करनी चाहिए जिनके पास नियमित आय है। तो मल्टी एसेट फंड से जोखिम कम करें। स्मार्ट निवेश के सुरक्षित जो विकल्प हैं वो किस तरह से आप कर सकते हैं ये हम आपको बता रहे हैं। नकद इसमें ज़रूर रखें, बहुत महत्वपूर्ण है। गिरावट में सस्ते शेयर आप खरीद सकते हैं और उसके बाद जब उनका प्राइस जब बढ़ जाएगा तो आपको उसका एक ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा, ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलता हुआ नजर आएगा। पैनिक में पोर्टफोलियो बदले नहीं। कई बार ऐसा होता है, पैनिक सिचुएशन होती है, मार्केट अप एंड डाउन होता है, तो उसके बाद आप अपना पोर्टफोलियो बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको नियमित और संयमक रखकर ही आगे बढ़ना है और इसीलिए जो स्मार्ट निवेश है वो सुरक्षित विकल्प के दरवाजे जो आपके लिए है वो खोलता है। तो मनी मंत्रा के जरिए हमने आपको बताया स्मार्ट निवेश के टिप्स और आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं खेल की खबरें स्पोर्ट्स ट्रैक में। चीन में चल रहे एशियाई जूनियर व्यक्तिगत स्क्वॉश चैंपियनशिप में भारतीय दल ने सभी श्रेणियों के सेमीफाइनल में पहुंचकर 8 पदक पक्के कर लिए हैं। शिवेन अग्रवाल की अगुवाई में भारतीय युवाओं ने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया है। शिवेन ने लड़कों के अंडर 17 क्वार्टर फाइनल में सिंगापुर के रेहान सिंह को सीधे गेमों में हराया और अब उनका मुकाबला लोकेश सुब्रमणी से होगा। भारतीय टेनिस खिलाड़ी यूकी भांबरी ने 2026 सीजन में पहली बार ATP फाइनल में जगह बना ली है। यूकी और उनके न्यूजीलैंड के जोड़ीदार माइकल विनस की जोड़ी ने जेनेवा ओपन के पुरुष युगल के फाइनल में स्थान बना लिया है। यूकी और माइकल विनस की जोड़ी ने सेमीफाइनल में चेक गणराज्य की पेट्रो रेक्ल और एडम पावलासेंक की जोड़ी को सीधे सेटों में हराने में सफलता हासिल की। और आइए नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की।
तो मौसम की खबर हम आपको बता रहे थे और कैसे दिल्ली में मौसम ने करवट ली है, संध्या बताएंगी। बिल्कुल, आपको बता दें कि इस वक्त राजधानी दिल्ली का मौसम अचानक से बदल गया है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश हो रही है। तस्वीरें भी साफ तौर पर दिखा रही है कि बादल छाए हैं, हवा चल रही है और दिल्ली का मौसम अचानक से बदल गया है। तो दिल्ली में मौसम बदला है। एक तरफ तो अभी गर्मी लगातार देखने को मिल रही थी, उसका सितम नजर आ रहा था, किस तरह से प्रचंड गर्मी पूरे देश में देखने को मिल रही थी। तो ऐसे में अब ये जो है ये राहत की खबर सामने आई है और किस तरह से मौसम ने करवट ली है उसकी तस्वीरें साफ तौर पर उजागर कर रही हैं कि अब जो मौसम है वो कितना तेजी से बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी के साथ नया सवेरा में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले संध्या बिल्कुल कुछ खास झलकियों के साथ जैसे हम आपको हर बार छोड़े जाते हैं, आज भी छोड़े जाएंगे। आज हम आपको लिए चलेंगे ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर, जहां वार्षिक विविध महोत्सव के उद्घाटन समारोह में इमारतें रंग बिरंगी रोशनी से रोशन हो उठी हैं, जगमगा रही हैं। इन्हीं खूबसूरत नज़ारों के साथ मुझे, मेरे सहयोगी गौरव और हमारी नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप इन तस्वीरों का आनंद लीजिए। नमस्कार। नमस्कार।